जो लोग तुम्हारे सामने सबसे ज्यादा हंसते हैं ना, जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे लिए सबसे अच्छे भी हों। सच कहूं, बहुत बार इंसान की असली सोच उसकी बातों में नहीं, उसके छोटे छोटे रिएक्शंस में छुपी होती है। और जब तक तुम लोगों को पढ़ना नहीं सीखते, तब तक तुम बार बार गलत लोगों पर भरोसा करते रहोगे। एक सेकंड के लिए सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कितने लोग हैं जो सामने कुछ और दिखते हैं और पीछे कुछ और होते हैं। कॉलेज में, दोस्ती में, रिश्तों में, और सबसे खतरनाक बात, ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनके साथ खेल खेला जा रहा है। वो अपनी भावनाओं को सच मान लेते हैं, मीठी बातों को ईमानदारी समझ लेते हैं, और फिर धीरे धीरे किसी और के कंट्रोल में चले जाते हैं। यही चीज रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर में समझाई है। रॉबर्ट ग्रीन ने सालों तक ताकतवर लोगों को समझा, नेताओं को समझा, सफल लोगों को समझा, और उन लोगों को भी समझा जो दूसरों को अपने हिसाब से चलाने में माहिर थे। और उसने एक बात नोटिस की, हर इंसान के अंदर कुछ छुपे हुए पैटर्न होते हैं। अहंकार, ईर्ष्या, असुरक्षा, ध्यान पाने की भूख, और दूसरों को नियंत्रित करने की इच्छा। ये चीजें चुपचाप काम करती है, और अक्सर इंसान खुद भी नहीं समझ पाता कि उसके फैसलों को असल में क्या चला रहा है। अब इस वीडियो में हम 4 महत्वपूर्ण बातें समझेंगे। पहली, कैसे पहचाने कि कोई तुम्हें चुपचाप कंट्रोल कर रहा है। दूसरी, ईर्ष्या और असुरक्षा का वो छुपा हुआ पैटर्न जो धीरे धीरे हर रिश्ते को अंदर से खोखला कर देता है। तीसरी, एक घमंडी आत्ममुग्ध इंसान और एक सच में आत्मविश्वासी इंसान में फर्क कैसे पहचाने। और चौथी, रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण नियम, एक ऐसा नियम जो तुम्हें दूसरों को नहीं, खुद को समझना सिखाता है। लेकिन ध्यान से सुनना, यही चौथा नियम इस पूरी किताब का सबसे ताकतवर हिस्सा है। अगर ये छूट गया तो बाकी सारी बातें अधूरी रह जाएंगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज के बाद हो सकता है कि तुम लोगों को पहली बार वैसे देख पाओ जैसे वो वास्तव में है। दोस्त, सबसे पहले एक बात समझ लो, शायद ये बात तुम्हें आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। तुम्हें लगता है कि तुम अपने फैसले सोच समझ कर लेते हो। तुम्हें लगता है कि तुम लॉजिक से चलते हो। लेकिन सच इससे थोड़ा अलग है। रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि इंसान पहले महसूस करता है और बाद में सोचता है। मतलब पहले इमोशन आता है, फिर दिमाग उस इमोशन को सही साबित करने के लिए कहानी बनाता है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। मान लो किसी ने सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती कर दी। उस पल क्या होगा? दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, गुस्सा आएगा, चेहरा गर्म हो जाएगा। उस समय तुम सोच नहीं रहे होगे, तुम सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहे होगे। लेकिन कुछ सेकंड बाद तुम्हारा दिमाग कहानी बनाना शुरू कर देगा। वो मुझसे जलता है, गलती उसकी है, मेरी नहीं, उसने जानबूझकर ऐसा किया। हो सकता है ये सच हो सकता है बिल्कुल सच न हो। लेकिन उस समय तुम्हारा दिमाग सच नहीं ढूंढ रहा होता, वो सिर्फ तुम्हारे गुस्से को सही साबित करने की कोशिश कर रहा होता है। यही है इस नियम का सबसे खतरनाक हिस्सा। हम सोचते हैं कि हम तर्क से फैसले लेते हैं, लेकिन बहुत बार हमारे फैसलों के पीछे कोई छुपा हुआ इमोशन बैठा होता है। गुस्सा, डर, असुरक्षा, ईर्ष्या, या फिर किसी चीज को पाने की तीव्र चाह। और जो लोग इंसानों को समझते हैं, वो सबसे पहले इन्हीं बटन को ढूंढते हैं। उन्हें तुम्हारी कमजोरी नहीं चाहिए, उन्हें बस तुम्हारा इमोशनल ट्रिगर चाहिए। एक बार उन्हें वो ट्रिगर मिल गया तो तुम्हें कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। यही वजह है कि कई लोग तुम्हें जानबूझकर उकसाते हैं, कुछ लोग तुम्हें गुस्सा दिलाते हैं, कुछ लोग तुम्हें दोषी महसूस कराते हैं, कुछ लोग तुम्हें असुरक्षित महसूस कराते हैं। और जैसे ही तुम इमोशन में बहते हो, तुम्हारी सोचने की ताकत कम होने लगती है। अब जरा अपने आसपास देखो, कंपनियां तुम्हें चीजें कैसे बेचती हैं? क्या वो सिर्फ प्रोडक्ट बेचती हैं? नहीं, वो तुम्हें एक एहसास बेचती हैं। कहीं पीछे छूट जाने का डर, दूसरों से बेहतर दिखने की चाह, अपनी पहचान बनाने की इच्छा। राजनीति में भी यही होता है। लोगों की सोच को नहीं, उनकी भावनाओं को निशाना बनाया जाता है। क्योंकि जो इंसान इमोशन में डूब जाता है, उसे दिशा देना आसान हो जाता है। और सबसे दिलचस्प बात, ये सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं होता, तुम्हारी दोस्ती में भी होता है, तुम्हारे रिश्तों में भी होता है। कई बार जो इंसान तुम्हें सबसे ज्यादा दोषी महसूस कराता है या सबसे ज्यादा जलन महसूस कराता है, वही तुम्हारे फैसलों पर सबसे ज्यादा असर डाल रहा होता है।
अब एक पल के लिए अपनी जिंदगी के किसी बड़े फैसले के बारे में सोचो। क्या वो फैसला सच में तुम्हारा था या उस समय कोई इमोशन तुम्हें चला रहा था? कोई डर, कोई गुस्सा, कोई असुरक्षा जिसने तुम्हें वो फैसला लेने पर मजबूर कर दिया? यही सवाल खुद से पूछना शुरू करो, क्योंकि यहीं से जागरूकता शुरू होती है। तो फिर इससे बचा कैसे जाए? रॉबर्ट ग्रीन कहता है, अपने इमोशन और अपने रिस्पॉन्स के बीच थोड़ा सा फासला बनाओ। जब गुस्सा आए, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। जब कोई बात चुभ जाए, तुरंत जवाब मत दो। बस कुछ सेकंड रुक जाओ, अपनी इमोशन को देखो, उसे दबाओ मत, उसे सही या गलत मत कहो, बस उसे देखो, जैसे तुम किसी दूसरे इंसान को देख रहे हो। यही छोटा सा पॉज तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग इमोशन के हिसाब से जीते हैं, लेकिन जो लोग खुद पर नियंत्रण रखते हैं, वो इमोशन को महसूस तो करते हैं, लेकिन उसे अपनी जिंदगी का ड्राइवर नहीं बनने देते। लेकिन दोस्त, ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि इमोशन से भी ज्यादा खतरनाक एक चीज होती है, और वो है इंसानों के चेहरे पर लगा हुआ मुखौटा। लोग अक्सर वो नहीं होते जो वो दिखाई देते हैं, और अगर तुमने उस मुखौटे को पहचानना नहीं सीखा, तो तुम उन्हीं लोगों से धोखा खा सकते हो जिन पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा है। अगले भाग में हम बात करेंगे नार्सिसिज्म के नियम की, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि किसी इंसान को देखकर कैसे समझा जाए कि उसके अंदर सच में आत्मविश्वास है या वो सिर्फ अपनी असुरक्षा को छुपाने के लिए एक नकली चेहरा पहने हुए है। दोस्त, पिछले भाग में हमने बात की थी कि कैसे हमारी भावनाएं हमारे फैसलों को चला सकती हैं। लेकिन अब एक और दिलचस्प चीज समझते हैं। लोग जैसे दिखते हैं, अक्सर वैसे होते नहीं हैं, और यहीं से शुरू होता है नार्सिसिज्म का खेल। सबसे पहले एक गलत फहमी दूर कर लेते हैं। जब भी लोग नार्सिसिस्ट शब्द सुनते हैं, तो उनके दिमाग में एक ऐसा इंसान आता है जो खुद को ही सबसे महान समझता है। लेकिन बात इतनी आसान नहीं है। रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि हर इंसान में थोड़ा बहुत नार्सिसिज्म होता है। क्यों? क्योंकि हम सभी दुनिया को अपनी आंखों से देखते हैं। हम अपनी परेशानियों को सबसे बड़ा मानते हैं, अपने सपनों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। ये सामान्य बात है। समस्या तब शुरू होती है जब किसी इंसान के अंदर गहरी असुरक्षा छुपी होती है, और उस असुरक्षा को छुपाने के लिए वो एक नकली छवि बना लेता है, एक ऐसा चेहरा जो दुनिया को दिखाने के लिए होता है। और यही लोग पहली नज़र में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लगते हैं। तुमने ऐसे लोग ज़रूर देखे होंगे। कमरे में आते ही सबका ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। बात ऐसे करेंगे जैसे उन्हें हर चीज़ का जवाब पता हो। चलेंगे ऐसे जैसे कभी गलती कर ही नहीं सकते। पहली नज़र में ये आत्मविश्वास लगता है, लेकिन कई बार ये आत्मविश्वास नहीं, एक प्रदर्शन होता है, एक मुखौटा। अब सवाल है, फ़र्क कैसे पहचानें? बहुत आसान तरीका है। सच में आत्मविश्वासी इंसान अपनी गलती मान सकता है। अगर उसे कोई सही बात समझाए तो वो सुन सकता है। उसे हर समय खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। और सबसे बड़ी बात, उसे किसी और की सफलता देखकर जलन नहीं होती। लेकिन जो इंसान अंदर से असुरक्षित होता है, वो हर बात को अपने ऊपर ले लेता है। अगर तुम उसकी तारीफ करो तो वो खुश, अगर तुम उससे असहमत हो जाओ तो उसका व्यवहार बदल जाता है। वो आलोचना को सलाह की तरह नहीं, हमले की तरह लेता है, क्योंकि उसका पूरा आत्मविश्वास बाहर की तारीफों पर टिका होता है। जरा अपनी जिंदगी के लोगों के बारे में सोचो। क्या कोई ऐसा है जो तब तक तुम्हारे साथ अच्छा रहता है जब तक तुम उसकी हाँ में हाँ मिलाते हो, लेकिन जैसे ही तुम सच बोलते हो, वो दूर होने लगता है, गुस्सा करने लगता है, या तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करने लगता है? अगर हाँ, तो हो सकता है तुम एक गहरे नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हो। अब सबसे दिलचस्प बात सुनो। आज की दुनिया ऐसे लोगों को अक्सर इनाम देती है। सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जो सबसे ज्यादा आत्मविश्वासी दिखता है, जो सबसे ज्यादा खुद को दिखाता है, जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है, अक्सर वही सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो जाता है। और लोग ये मान लेते हैं कि ध्यान मिलना मतलब काबिल होना, जबकि दोनों बातें हमेशा एक जैसी नहीं होती। यही कारण है कि कई बार ऐसे लोग नेतृत्व की जगहों तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें बोलना आता है, खुद को बेचकर दिखाना आता है, लोगों को प्रभावित करना आता है। लेकिन उनके साथ काम करने वाले जानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता टीम नहीं होती,
उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता उनकी अपनी छवि होती है। तो फिर इससे बचा कैसे जाए? रॉबर्ट ग्रीन एक दिलचस्प जवाब देता है। वो कहता है, खुद पर कम ध्यान दो और सामने वाले को समझने पर ज्यादा ध्यान दो। जब कोई तुमसे बात करे, तो सिर्फ जवाब देने की तैयारी मत करो, उसे देखो, उसकी आवाज का उतार चढ़ाव सुनो, उसकी बॉडी लैंग्वेज नोटिस करो, उसकी बातों के पीछे छुपी भावना को समझने की कोशिश करो। कई बार लोग जो बोलते हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण वो होता है जो वो छुपा रहे होते हैं। और जो इंसान लोगों को सच में समझना सीख जाता है, उसे किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद उसकी तरफ खिंचने लगते हैं, क्योंकि असली ताकत सबसे ज्यादा बोलने में नहीं होती। असली ताकत सबसे ज्यादा समझने में होती है। लेकिन दोस्त, यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि जब तुम लोगों को ध्यान से देखना शुरू करते हो, तो तुम्हें एक और अजीब चीज दिखाई देने लगती है। हर परिवार में, हर दोस्ती में, हर टीम में, हर इंसान जैसे कोई किरदार निभा रहा होता है। कोई हमेशा हीरो बनना चाहता है, कोई हमेशा पीड़ित बन जाता है, कोई हमेशा सबको खुश करने में लगा रहता है। और सबसे हैरानी की बात, ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगले भाग में हम इसी रहस्य को समझेंगे, रोल प्लेइंग का नियम। और शायद तुम्हें पहली बार एहसास होगा कि तुम्हारी पर्सनैलिटी का एक बड़ा हिस्सा वास्तव में तुम्हारा अपना बनाया हुआ नहीं है। दोस्त, पिछले भाग में हमने बात की थी कि लोग अक्सर वो नहीं होते जो वो दिखाई देते हैं। लेकिन अब जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, वो शायद उससे भी ज्यादा असहज है। क्योंकि हो सकता है कि जिस इंसान को तुम खुद समझते हो, उसका एक बड़ा हिस्सा तुम्हारा बनाया हुआ ही न हो। जरा सोचो, तुम अपने दोस्तों के साथ जैसे रहते हो, क्या घर पर भी वैसे ही रहते हो? अपने माता पिता के सामने, अपने अध्यापक या बॉस के सामने? शायद नहीं। हर जगह तुम्हारा व्यवहार थोड़ा बदल जाता है, और इसमें कुछ गलत नहीं है। यही तो इंसानी स्वभाव है। हम सब हालात के हिसाब से अपना एक अलग रूप दुनिया को दिखाते हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये रूप ही हमारी पहचान बन जाता है। जब हम इतने सालों तक एक किरदार निभाते रहते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता कि हम वास्तव में कौन हैं। कुछ लोग पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों को खुश करने में निकाल देते हैं। कुछ लोग हमेशा मजबूत बनने का अभिनय करते रहते हैं। कुछ लोग हमेशा अच्छे इंसान दिखने की कोशिश करते रहते हैं। और धीरे धीरे वो अपने असली मन से दूर होते चले जाते हैं। अब यहाँ एक दिलचस्प खेल शुरू होता है। दुनिया तुम्हें अक्सर एक किरदार दे देती है, और फिर उम्मीद करती है कि तुम वही किरदार निभाते रहो। परिवार में शायद तुम्हें जिम्मेदार इंसान का टैग मिल गया हो। दोस्तों के बीच शायद तुम हमेशा हंसाने वाले इंसान हो। ऑफिस या कॉलेज में शायद तुम वो इंसान हो जो हर काम के लिए हाँ बोल देता है। शुरुआत में ये सब सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये किरदार तुम्हारे लिए पिंजरा बन सकते हैं। क्योंकि जिस दिन तुम उस किरदार से बाहर निकलने की कोशिश करते हो, लोग असहज हो जाते हैं। वो कहते हैं, तुम बदल गए हो, पहले ऐसे नहीं थे, ये तुम्हारी आदत नहीं है, ध्यान से देखना। कई बार ये बातें चिंता की वजह से नहीं बोली जाती, बल्कि इसलिए बोली जाती हैं क्योंकि लोग तुम्हें उसी रूप में देखना चाहते हैं जिस रूप में वो तुम्हारे आदी हो चुके हैं। अब खुद से एक सवाल पूछो, आखिरी बार तुमने ऐसा क्या किया था जो सिर्फ तुम्हारी अपनी इच्छा थी? ना परिवार की उम्मीद, ना दोस्तों की राय, ना समाज का दबाव, सिर्फ तुम्हारी अपनी पसंद। अगर जवाब ढूंढने में समय लग रहा है, तो शायद तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कई लोग अपनी जिंदगी जी नहीं रहे होते, वो बस एक स्क्रिप्ट निभा रहे होते हैं। एक ऐसा किरदार जो धीरे धीरे उनकी असली पहचान से बड़ा हो गया है। और यही वजह है कि कुछ लोग आसानी से दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो वास्तव में क्या चाहते हैं। फिर कोई आता है जो कहता है, मैं तुम्हें समझता हूँ, बाकी दुनिया तुम्हें नहीं समझती, सिर्फ मेरे साथ रहो। और धीरे धीरे वही इंसान तुम्हारी सोच पर कब्जा करने लगता है। यही पैटर्न कई जहरीले रिश्तों में दिखाई देता है। यही पैटर्न कई समूहों में दिखाई देता है। यही पैटर्न उन लोगों में दिखाई देता है जो दूसरों की पहचान को अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। तो फिर इससे बचा कैसे जाए? एक आसान अभ्यास है। हफ्ते में एक बार बस खुद से एक ईमानदार सवाल पूछो, अगर मुझे किसी को खुश नहीं करना होता, अगर मुझे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होती,
तो मैं अभी क्या कर रहा होता। पहली बार में जवाब नहीं मिलेगा, दूसरी बार में भी शायद नहीं, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें दिखने लगेगा कि तुम्हारे असली मन की आवाज़ क्या है और कौन-कौन सी चीज़ें सिर्फ आदत, डर या दबाव की वजह से चल रही हैं। यही वो जगह है जहां इंसान अपने असली स्वरूप के करीब पहुंचना शुरू करता है। लेकिन दोस्त, कहानी अभी और गहरी होने वाली है, क्योंकि जैसे-जैसे तुम लोगों को समझना शुरू करते हो, एक और पैटर्न सामने आने लगता है। तुम नोटिस करोगे कि कुछ लोग जहां भी जाते हैं, वहां तनाव पैदा कर देते हैं। कुछ लोग हमेशा हमला करने के मौके ढूंढते रहते हैं। कुछ लोग सामने से नहीं, बल्कि धीरे-धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ते हैं। और सबसे हैरानी की बात, उनके ऐसा करने के संकेत बहुत पहले से दिखाई देने लगते हैं। अगले भाग में हम इसी पर बात करेंगे, आक्रामकता का नियम, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि किसी भी मानसिक या भावनात्मक हमले का पहला संकेत कैसे पहचाना जाए, उससे पहले कि बहुत देर हो जाए। दोस्त, पिछले सेक्शन में मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था, क्या अटैक के पीछे भी कोई प्रिडिक्टेबल पैटर्न होता है? आज मैं तुम्हें वो पैटर्न दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक बहुत अनकंफर्टेबल सच्चाई सुननी होगी, जो तुम शायद अपने बारे में सुनना नहीं चाहोगे। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, हर इंसान के अंदर बिना एक्सेप्शन के एक अग्रेसिव इम्पल्स होता है। ये कोई बुरे लोगों की बात नहीं है, ये पूरी ह्यूमन स्पीशीज का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी ने तुम्हें ये सिखाया है कि अग्रेशन दिखाना बैड है, अनसिविलाइज्ड है। तो क्या होता है? तुम अपनी अग्रेशन को दबा देते हो, सप्रेस कर देते हो और सोचते हो कि वो गायब हो गई। लेकिन वो गायब नहीं होती, वो सिर्फ एक अलग फॉर्म में बाहर निकलती है। यही से जन्म लेती है सबसे डार्क साइकोलॉजिकल रियलिटी, पैसिव अग्रेशन। ग्रीन इसे कहता है सबसे डेंजरस वेपन, क्योंकि इसे पकड़ना सबसे मुश्किल है। ये वो लोग होते हैं जो तुम्हारे सामने कभी सीधा गुस्सा नहीं दिखाते, लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, सार्काज़म इस्तेमाल करते हैं, तुम्हारी अचीवमेंट्स को छोटा करते हैं मजाक के नाम पर, या हमेशा तुम्हें गिल्ट में डालने वाली बातें बोलते हैं। ये सीधा अटैक नहीं है, ये एक स्लो पॉइजन है। अब सोचो, ऐसे लोगों को पहचानने का सबसे पहला वार्निंग साइन क्या है? ग्रीन कहता है, ऑब्जर्व करो कि वो इंसान कॉम्प्लीमेंट्स कैसे देता है। जेन्युइन कॉन्फिडेंस वाला इंसान बिना किसी लेकिन के तारीफ करता है, लेकिन सप्रेस्ड एग्रेशन वाला इंसान हमेशा तारीफ के साथ एक छोटा सा स्टिंग जोड़ता है। वाह, तुमने अच्छा किया, इतनी सिंपल चीज के लिए, या गुड जॉब, इस बार तो चौंका दिया तुमने। ये सेंटेंसेस तुम्हें अच्छा फील कराने के लिए नहीं होते, ये तुम्हें सबटली नीचा दिखाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। क्या तुम्हें कभी लगा है कि किसी की तारीफ के बाद भी तुम्हें अजीब सा बुरा फील हुआ हो, लेकिन तुम बता नहीं पाए क्यों? दोस्त, वो तुम्हारा इंस्टिंक्ट था, जो एक पैसिव एग्रेसिव अटैक को पकड़ रहा था, पर कॉन्शियस माइंड ने उसे इग्नोर कर दिया, क्योंकि सोसाइटी ने तुम्हें सिखाया है कि इतना सेंसिटिव मत बनो। अब यहाँ सबसे डार्क लेयर आती है। ग्रीन बताता है, जो लोग सबसे ज्यादा पावरफुल और सक्सेसफुल दिखते हैं, वो अक्सर वो होते हैं जिन्होंने अपनी एग्रेशन को सप्रेस नहीं, बल्कि चैनल करना सीखा है। यानी उन्होंने अपने अंदर की फायर को डिस्ट्रॉय नहीं किया, उन्होंने उसे डिसिप्लिन, एम्बिशन और रिलेंटलेस ड्राइव में बदल दिया। यही डिफरेंस है एक टॉक्सिक इंसान और एक पावरफुल इंसान के बीच। दोनों के अंदर एग्रेशन है, लेकिन एक उसे दूसरों को नीचा दिखाने में इस्तेमाल करता है और दूसरा उसे खुद को आगे बढ़ाने में। यहाँ एक और डेंजरस पैटर्न है, जो हर टॉक्सिक रिलेशनशिप, हर टॉक्सिक वर्कप्लेस में दिखता है, द स्लो बॉयल। ये वो लोग होते हैं जो शुरुआत में बिल्कुल काम, चार्मिंग और रीजनेबल दिखते हैं, लेकिन धीरे-धीरे टाइम के साथ उनका रियल एग्रेसिव नेचर छोटे-छोटे इंसिडेंट्स में झलकने लगता है। एक वेटर पर गुस्सा, एक ड्राइवर को गाली, एक छोटी सी बात पर ओवर रिएक्शन। ये स्मॉल मोमेंट्स असल में सबसे बड़े प्रिडिक्टर्स होते हैं कि भविष्य में वो इंसान तुम्हारे साथ कैसा बिहेवियर करेगा। ग्रीन कहता है, जब कोई तुम्हें दिखाए कि वो कौन है, उसे पहली बार में ही बिलीव कर लो। तो इस ट्रैप से बचने का एलीट तरीका क्या है? पहला, अपनी खुद की सप्रेस्ड एग्रेशन को एक्नॉलेज करो, उसे शेम मत करो। एक जर्नल रखो जहां तुम अपनी असली फ्रस्ट्रेशंस लिख सको, बिना किसी को जज किए। दूसरा, दूसरों में उन स्मॉल मोमेंट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करो जहां उनका मास्क हल्का सा गिरता है, ट्रैफिक में वेटर्स के साथ हारने पर। ये मोमेंट्स तुम्हें बताते हैं कि सच में सामने कौन खड़ा है।
लेकिन दोस्त, एक इंसान की एग्रेशन को पहचानना काफ़ी नहीं है, क्योंकि उससे भी डेंजरस स्पीशीज़ है वो लोग जो अपनी एग्रेशन को इतनी खूबसूरती से छुपाते हैं कि वो तुम्हें अपना सबसे बड़ा वेल विशर लगते हैं, जबकि वो चुपचाप तुम्हें कंट्रोल कर रहे होते हैं, तुम्हारे हर डिसीजन को शेप कर रहे होते हैं और तुम्हें कभी पता भी नहीं चलता। अगले सेक्शन में हम बात करेंगे उस पर, द लॉ ऑफ कवेटसनेस, एनवी, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एनवी एक ऐसा साइलेंट पॉइजन कैसे है जो तुम्हारे सबसे क्लोज दोस्तों को भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर सकता है, बिना उन्हें खुद एहसास हुए। दोस्त, पिछले सेक्शन के आखिर में मैंने एक बहुत डेंजरस बात बोली थी कि एनवी एक साइलेंट पॉइजन है जो तुम्हारे सबसे क्लोज दोस्तों को भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर सकता है, बिना उन्हें खुद एहसास हुए। आज हम इसी सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशन को डीप डाइव करेंगे। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, एनवी बाकी सारी इमोशन से अलग है, क्योंकि ये अकेली ऐसी इमोशन है जिसे इंसान खुद से भी छुपाता है। तुम गुस्सा एडमिट कर सकते हो, तुम फियर एडमिट कर सकते हो, तुम सैडनेस एडमिट कर सकते हो, लेकिन शायद ही कोई इंसान खुलकर बोलेगा, मुझे तुमसे जेलसी हो रही है। क्यों? क्योंकि एनवी एडमिट करने का मतलब है ये एडमिट करना कि सामने वाला तुमसे बेहतर है किसी चीज में, और यही ईगो के लिए सबसे बड़ा इंसल्ट है। तो ये सप्रेस्ड एनवी जाती कहाँ है? ग्रीन बताता है, ये डिस्गाइज बदल लेती है। ये तुम्हारे सामने क्रिटिसिज्म बनकर आती है, यार उसकी सक्सेस तो सिर्फ लक है। ये कंसर्न बनकर आती है, मुझे तुम्हारी चिंता है, कहीं तुम बहुत ज्यादा तो नहीं कर रहे। ये साइलेंस बनकर आती है जब तुम्हें कोई बड़ी अचीवमेंट मिलती है और तुम्हारा सबसे क्लोज दोस्त उस पर कंग्रेचुलेट करने की बजाय अचानक चुप हो जाता है या टॉपिक बदल देता है। यही है सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल वेपन, जिसे ग्रीन कहता है द साइलेंट कंपैरिजन। हर इंसान लगातार बिना रुके खुद को अपने आसपास के लोगों से कंपेयर करता रहता है, अनकॉन्शियसली। और जब कोई तुम्हारे बहुत करीब होता है, सेम एज, सेम बैकग्राउंड, सेम फील्ड, और वो तुमसे आगे निकल जाता है, तो एनवी की इंटेंसिटी कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए ग्रीन कहता है तुम्हें अपने एनिमीज से नहीं, अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड्स और पीयर्स से सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस जितनी कम होगी, एनवी उतनी ज्यादा होगी। क्या तुम्हें कभी लगा है कि जब भी तुम्हें कुछ अच्छा होता है, तुम्हारा कोई अच्छा दोस्त अचानक डिस्टेंट हो जाता है, या तुम्हारी सक्सेस के बाद उसका बिहेवियर थोड़ा कोल्ड पड़ जाता है और तुम्हें समझ नहीं आता क्यों? दोस्त, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एनवी का सबसे कॉमन पैटर्न है, और ज्यादातर लोग इसे कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो सोचते हैं मेरे दोस्त ऐसा नहीं कर सकते। अब यहाँ आती है सबसे डार्क रियलिटी। कुछ लोग अपनी एनवी को इतनी सफाई से मास्क करते हैं कि वो एक्टिव रूप से तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, जबकि ऊपर से वो तुम्हारे वेल विशर बने रहते हैं। ये वो लोग हैं जो तुम्हें बार बार बोलेंगे इतना रिस्क मत लो, रियलिस्टिक बनो, सब लोग सक्सेसफुल नहीं बन सकते। ये एडवाइस नहीं है, ये उनकी अपनी इनसिक्योरिटी है जो तुम्हें उनके कंफर्ट लेवल पर वापस खींचने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अगर तुम आगे बढ़ गए तो उन्हें अपनी खुद की स्टैग्नेशन का सामना करना पड़ेगा। ग्रीन इसे कहता है क्रैब्स इन अ बकेट सिंड्रोम। अगर एक बाल्टी में कई क्रैब्स हों और एक क्रैब बाहर निकलने की कोशिश करे, तो बाकी क्रैब्स उसे खींचकर वापस अंदर ले आते हैं, ना कि इसलिए कि वो बाहर नहीं निकलना चाहते, बल्कि इसलिए कि अगर वो एस्केप नहीं कर सकते तो कोई और भी एस्केप नहीं कर सकता। इंसान भी बिल्कुल यही करते हैं, अनकॉन्शियसली। तो कैसे पहचानो कि कौन तुम्हारे लिए जेन्युइन है और कौन एनवी छुपा रहा है? ग्रीन का टेस्ट सीधा है। ऑब्जर्व करो कि लोग तुम्हारी सक्सेस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, ना कि तुम्हारी फेलियर पर। कोई भी तुम्हारी फेलियर में सिंपैथी दिखा सकता है, उसमें कोई थ्रेट नहीं है। लेकिन तुम्हारी सक्सेस पर जो जेन्युइनली खुश होता है, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी लेकिन के, वही तुम्हारा असली वेल विशर है। और खुद के अंदर की एनवी को मैनेज करने का एलीट तरीका, ग्रीन कहता है, उसे फाइट मत करो, उसे फ्यूल में बदलो। जब भी तुम्हें किसी से जेलसी महसूस हो, उसे सिग्नल समझो कि वो इंसान किसी ऐसी चीज में सक्सेस पा रहा है जो तुम खुद चाहते हो। उस इमोशन को मोटिवेशन में बदलो, ना कि उस इंसान को नीचा दिखाने में। लेकिन दोस्त, एनवी सिर्फ इंसानों के बीच नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ा डेंजर खुद अपनी ग्रैंडियोसिटी से आता है।
जब सक्सेस इतनी जल्दी मिल जाती है कि इंसान खुद को अजेय समझने लगता है और यही ओवर कॉन्फिडेंस उसे उसकी सबसे बड़ी डाउनफॉल तक ले जाती है। अगले सेक्शन में हम बात करेंगे उस पर, द लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सक्सेस का सबसे बड़ा डेंजर खुद सक्सेस ही क्यों है और कैसे हिस्ट्री के सबसे पावरफुल लोग भी इसी ट्रैप में गिरकर तबाह हो गए। दोस्त, ये है हमारा फाइनल सेक्शन और शायद ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये उन लोगों की भी कहानी है जिन्होंने बाकी सारे 5 लॉज को मास्टर कर लिया और फिर भी तबाह हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें छठा लॉ समझ नहीं आया। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, ग्रैंडियोसिटी का मतलब सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा डीप है। ये वो मोमेंट है जब कोई इंसान सक्सेस, पावर या रिकॉग्निशन पाने के बाद खुद को नॉर्मल ह्यूमन लॉज से ऊपर समझने लगता है। उसे लगता है कि जो रूल्स बाकी सबके लिए अप्लाई होते हैं, वो अब उस पर अप्लाई नहीं होते। उसे लगता है कि उसकी जजमेंट हमेशा सही होगी, कि फेलियर अब उसे कभी छू नहीं सकती। और यही सबसे डेंजरस साइकोलॉजिकल ट्रैप है, क्योंकि ग्रैंडियोसिटी अक्सर जेन्युइन सक्सेस के बाद ही आती है। ये उन लोगों को नहीं पकड़ती जो स्ट्रगल कर रहे हैं, ये उन्हें पकड़ती है जो जीत चुके हैं। ग्रीन ने हिस्ट्री में देखा, एम्परर्स, सीईओज, सेलिब्रिटीज, कल्ट लीडर्स, सब एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं। पहले वो हार्ड वर्क से टॉप पर पहुंचते हैं, फिर धीरे धीरे उन्हें लगने लगता है कि उनकी सक्सेस उनकी स्पेशल नेचर की वजह से है, ना कि सर्कमस्टेंसेस, टाइमिंग या दूसरों की हेल्प की वजह से। और यहीं से शुरू होता है डाउनफॉल का काउंटडाउन। ये है सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल वेपन जो इंसान खुद के खिलाफ इस्तेमाल करता है, सेल्फ डिसेप्शन। क्योंकि जब तुम्हारे आसपास के लोग देखते हैं कि तुम सक्सेसफुल हो रहे हो, वो तुम्हें चैलेंज करना बंद कर देते हैं। वो तुम्हें सच बोलना बंद कर देते हैं। हर कोई तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाने लगता है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि पावरफुल इंसान को नाराज करे। और धीरे धीरे तुम एक ऐसे इको चेंबर में फंस जाते हो जहां तुम्हें कभी कोई ऑनेस्ट फीडबैक नहीं मिलता, सिर्फ फ्लैटरी मिलती है। यही आइसोलेशन है जो हर ग्रैंडियोस इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। क्या तुम्हें कभी लगा है कि जितना ज्यादा किसी को सक्सेस मिलती है, उतना ही वो रियलिटी से डिस्कनेक्ट होता चला जाता है? सोचो, वो लोग जो कभी ग्राउंड लेवल पर थे, रिलेटेबल थे और आज इतने अनटचेबल लगते हैं कि उनसे बात करना भी मुश्किल है। ये कोई अचानक हुआ चेंज नहीं है, ये ग्रैंडियोसिटी का स्लो पॉइजन है, जो हर सक्सेसफुल इंसान को धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में लेता है, अगर वो कॉन्शियस ना रहे तो। अब यहाँ आती है सबसे डार्क रियलिटी। सोसाइटी खुद इस ग्रैंडियोसिटी को एनकरेज करती है। हम सक्सेसफुल लोगों को सुपर ह्यूमन बना देते हैं। हम उनकी हर बात को गॉस्पल ट्रूथ मान लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सक्सेसफुल है। और यही वर्शिप उस इंसान के अंदर की ग्रैंडियोसिटी को और फीड करता है। यही वजह है कि तुम देखोगे, कितने भी बड़े एम्पायर्स, कितनी भी बड़ी कंपनीज, कितने भी पावरफुल लीडर्स एक ना एक दिन अपने ही ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से गिर जाते हैं। नेपोलियन से लेकर मॉडर्न डे कॉर्पोरेट जायंट्स तक पैटर्न हमेशा सेम रहता है। तो इस ट्रैप से बचने का इलीट तरीका क्या है? ग्रीन कहता है, प्रैक्टिस डीप ह्यूमिलिटी इवन इन सक्सेस। इसका मतलब कमजोर बनना नहीं है, इसका मतलब है जानबूझकर अपने आसपास ऐसे लोग रखना जो तुम्हें सच बोल सके, चाहे तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना हो जाओ। इसका मतलब है हर सक्सेस के बाद खुद से पूछना, इसमें कितना मेरा स्किल था और कितना सर्कमस्टेंसेस, टाइमिंग और दूसरे लोगों का कंट्रीब्यूशन था। ये सिंपल सा हैबिट तुम्हें रियलिटी से कनेक्टेड रखता है। दोस्त, अब सोचो, हमने आज इतना कुछ कवर किया। हमने सीखा कि तुम्हारी हर रैशनल डिसीजन के पीछे एक इमोशनल ट्रिगर होता है, लॉ ऑफ इरेशनैलिटी। हमने सीखा कि कॉन्फिडेंस और इनसिक्योरिटी में फर्क कैसे करें, लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। हमने सीखा कि तुम्हारी पर्सनैलिटी का कितना हिस्सा एक परफॉर्मेंस है, लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। हमने सीखा कि पैसिव एग्रेशन को कैसे पहचानें, लॉ ऑफ एग्रेशन। हमने सीखा कि एनवी किस तरह तुम्हारे सबसे क्लोज रिलेशनशिप्स को साइलेंटली पॉइजन करती है, लॉ ऑफ कोवेटसनेस। और अब हमने सीखा कि सक्सेस खुद तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी कैसे बन सकती है, लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ये सारे लॉज ये सिर्फ थियरी नहीं है, ये वो लेंस हैं जिनसे तुम अब हर इंसान को, हर सिचुएशन को और सबसे जरूरी खुद को भी एक बिल्कुल नए तरीके से देख पाओगे।
जो लोग इन लॉस को समझते हैं वो कभी आसानी से मैनिपुलेट नहीं होते और वो कभी अपनी खुद की ह्यूमन नेचर के हाथों धोखा नहीं खाते। तो दोस्त, असली सवाल ये नहीं है कि तुमने आज क्या सीखा। असली सवाल ये है, क्या तुम इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की हिम्मत रखते हो। दोस्त, अब सोचो, 20 मिनट पहले तुम इस वीडियो में आए थे और उस वक्त तुम शायद सोचते थे कि तुम एक पूरी तरह रैशनल सेल्फ अवेयर इंसान हो। लेकिन अब तुम्हें पता है कि तुम्हारी हर लॉजिकल डिसीजन के पीछे एक इमोशनल ट्रिगर बैठा है। तुम्हें पता है कॉन्फिडेंस और फ्रेजाइल ईगो में फ़र्क कैसे करना है। तुम्हें पता है कि तुम्हारी अपनी पर्सनैलिटी का कितना हिस्सा एक परफॉर्मेंस है। तुम्हें पता है कि पैसिव एग्रेशन कैसे पकड़ी जाती है। एनवी कैसे तुम्हारे क्लोज रिलेशनशिप्स को अंदर से खोखला करती है। और सक्सेस खुद कैसे तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी बन सकती है। ये 6 लॉज, ये सिर्फ रॉबर्ट ग्रीन की थियरी नहीं है, ये एक लेंस है। और एक बार जब तुमने ये लेंस पहन लिया, तो तुम कभी भी लोगों को, सिचुएशंस को और सबसे ज़रूरी खुद को पहले जैसे नहीं देख पाओगे। लेकिन दोस्त, सच बताऊं, ये सिर्फ शुरुआत थी। रॉबर्ट ग्रीन की इस किताब में कुल 18 लॉज है और जो 12 लॉज हमने आज छुए भी नहीं, उनमें से एक है लॉ ऑफ रिप्रेशन, जो बताता है कि तुम अपने अंदर जो डार्क साइड दबाकर रखते हो, वही डार्क साइड तुम्हारी जिंदगी को सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है, बिना तुम्हें पता चले। एक और है लॉ ऑफ कन्फॉर्मिटी, जो दिखाता है कि ग्रुप के अंदर रहकर तुम कैसे धीरे धीरे अपनी असली आइडेंटिटी खो देते हो, बिना रियलाइज किए। तो ये जर्नी यहीं खत्म नहीं होती दोस्त। मैं जल्दी ही एक पार्ट 2 लेकर आऊंगा, जिसमें हम बाकी बचे लॉस को इसी डेप्थ के साथ, इसी इंटेंसिटी के साथ ब्रेक करेंगे। तो अगर तुम्हें आज की ये वीडियो वैल्यू दी है, तो अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ, ताकि जब पार्ट 2 आए तुम सबसे पहले उसे देख सको। और एक आखिरी बात, इस वीडियो को यहीं छोड़कर मत जाओ। कमेंट में मुझे बताओ, इन 6 लॉज में से कौन सा लॉ तुम्हारी अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा रिलेट हुआ। क्योंकि दोस्त, सेल्फ अवेयरनेस अकेले में नहीं आती, वो तभी आती है जब तुम अपनी रियलिटी को ओपनली फेस करते हो। मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक अपनी ह्यूमन नेचर को ऑब्जर्व करते रहो, क्योंकि जो इंसान खुद को समझता है उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता।